नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। किसके दावे कितने भारी? जी हां, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डिबेट में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपना अपना घोषणा पत्र अब जारी कर दिया है। अब जनता को तय करना है कि किस पार्टी के घोषणा पत्र में कितना दम है और जल्द ही जनता भी अपना फैसला सुना देगी। प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। 11 फरवरी को नगरीय निकाय के लिए प्रदेश में मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अपने घोषणा पत्र लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना घोषणा पत्र जारी कर जनता को साधने में अब जुटी हुई है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में महतारी बंधन योजना से प्रदेश की महिलाओं को साधने में कामयाब हुई। वहीं अब निकाय चुनाव में जमीन रजिस्ट्री में 25% छूट, विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी, सरकार कानून में परिवर्तन करके नजूल भूमि के पट्टा धारक को भू स्वामित्व का अधिकार देगी। तो वहीं निकायों में समेकित कर और बिजली बिल पटाने वालों को प्रधानमंत्री आवास देने की योजना की गई है। हमने अटल विश्वास पत्र में गरीबों को पीएम आवास देने का संकल्प किया है, ऐसा बीजेपी का कहना। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए साव ने कहा कि इनका घोषणा पत्र का पुलिंदा होता है, ये झूठे सपने दिखाते हैं। वहीं कांग्रेस भी अपनी घोषणा पत्र में शहर की चौमुखी विकास, स्मार्ट शहर, स्मार्ट वार्ड, महिलाओं को सशक्त करना, संपत्ति कर में राहत, तालाबों का सौंदर्यीकरण, शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर नागरिक का पूरा ध्यान रखा गया है। महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, पत्रकारों सभी के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ न कुछ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बहरहाल देखना यह होगा कि जब प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र जनता के सामने हैं, अब देखने वाली बात होगी कि आम जनता अपनी शहर सरकार के लिए किसकी ताजपोशी करती है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है, इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है, कहते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। घोषणा पत्र, हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे आप, मैंने कहा कि जिस जमीन को हमारी सरकार में अलॉट कर दिया, उस जमीन को उन्होंने निरस्त कर दिया, फिर भी उसके बाद घोषणा पत्र में लाए। आखिर क्यों? सीधा सीधा झूठ बोलने के लिए। उनके और हमारी घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी घोषणा पत्र सीधे, स्पष्ट, सरल, जनता के लिए हमारी घोषणा पत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है सिर्फ जनता को गोल गोल घुमाने के लिए और दर दर भटकाने के लिए। बिल्कुल, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी अब निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है और बयानबाजी जारी है। लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले तौकीर रजा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। अटल विश्वास पत्र आपने जनता का विश्वास जीतने के लिए जनता के सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम आरोप है, इसे पुराना बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आपने कई वादे किए थे, वो तो अभी तक पूरे हो नहीं पाए हैं। इन नए वादों का क्या मतलब है? आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि अटल जी के नाम से हमने एक विश्वास जताया था और अटल जी के ऊपर विश्वास करती हुई जनता ने हमको चुना है। उन्हीं के नाम से हमारे जो पितृ पुरुष हैं, उनके नाम से बिल्कुल ये विश्वास पत्र जारी करे हैं। और ये घोषणा पत्र ही नहीं, हमारा विश्वास है कि हम जो वादा करते हैं हम उसे पूरा करते हैं। इसी कारण से जनता ने, आपने देखा भी होगा, जब हमने 2023 के चुनाव में, जब हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था दिसंबर में, तो आपने देखा कि हमारे जो घोषणा पत्र में जनता ने विश्वास किया, इनके घोषणा पत्र विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने लब्बुल लबाब तो दिया, लेकिन वो सुतली बम, जो फुस्सी बम जो बोलते हैं ना, वो साबित हुआ। इसी कारण से, क्योंकि हमने तो
हमने 3100 जो क्विंटल की बात करी थी, लेकिन ये तो हमसे 100 रुपए ज्यादा बढ़ गए। उसके बाद भी जनता ने इनके पर विश्वास नहीं किया, किसानों ने इनके विश्वास नहीं किया, महिलाओं ने इन पर विश्वास नहीं किया और युवाओं ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि युवाओं के साथ भी इन्होंने युवाओं ने अपने आप को छला महसूस करते रहे। आज भी छला हुआ महसूस करता है इनकी सरकार में जो है पीएससी घोटाला युवाओं के साथ किया गया, वो आप जानते हैं। इन्होंने वादा किया था हम शराबबंदी करेंगे, इन्होंने कोई वादा उसको पूरा नहीं किया। ऐसे 36 में से एक भी वादा इन्होंने पूरे नहीं किए थे। और गंगा जल हाथ में कसम लेके इन्होंने जारी किया था। तो ये अपने आप में आप समझ में आते हैं कि इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं कर सकते थे। और उन्होंने 2019 के चुनाव में भी आपने देखा कि किस प्रकार से रहा था और 18 चुनाव में किस प्रकार से ये जीत क्या है। लेकिन लबुलवाब ये रहा कि 5 साल से इन्होंने अपने झूठे आडंबर दिखाने की कोशिश करी। हमने एक साल में लगभग 80% वादा पूरा कर दिया है। आने वाले समय में वो भी कर देंगे जो बचे हुए 20% वादे हैं। तो ये उपलब्धि है हमारी। तो इसी कारण से आप चाहे मातृ वंदन योजना की बात करें, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की बात करें, चाहे किसानों को उनको बोनस 2 साल का बकाया वो सब तत्काल सरकार बनती साथ हमने दिया और 18 लाख आवासों की घोषणा करी और आज उसमें से मकान आवास बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आने वाले समय में हमारी ये जो घोषणा है ये भी आपको देखेगा कि जिस प्रकार से हम वादा करते हैं हम उसे पूरा करते हैं। हमने बनाया, अटल जी ने बनाया, हमने बनाया, हम इसका जो है विकास करेंगे। और हमारे पास विजन है, इनके पास विजन नहीं साहब, इनके पास रीजन है कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाए। हमारे पास विजन है 2047 हम कैसे विकास करेंगे, ये विजन हमारे पास है। तो जनता जानती है और जनता विश्वास करती है। इसी कारण से हमारे घोषणाओं पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ रही है। हम घोषणा पत्र के साथ साथ भी अन्य योजनाओं पे उसके बाद भी हम कार्य कर रहे हैं। और विजन 2047 जो विकसित भारत का स्वप्न माननीय मोदी जी का और हमारी भारतीय जनता पार्टी का, हम उसकी ओर बढ़ते हुए कदम है, विकास की गाथा लिखने जा रहे हैं। और अभी इन 1 वर्षों में हमने जो वादे किए थे वो लगभग पूरे किए और आने वाले समय में बचे हुए वादे, मैं ये नहीं बोलता कि हमने 100% वादे पूरे कर लिए। अभी तो साहब 1 साल हुआ है, आपने तो 5 साल में एक वादे पूरे नहीं किए थे, हमने तो 80% पूरे कर दिए, 20% वो भी करेंगे। और अभी जो हमने नगरीय निकाय चुनाव में जो घोषणा पत्र लाया है इसको भी अच्छा सा हम पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि हमने नाम अपने पुत्र पुरुष के नाम से दिया, अटल जी के नाम से दिया है। आप अपने पितर पुरुष के नाम से क्यों नहीं रखते? एओयू की पार्टी है कांग्रेस, उसके नाम से रख के दिखा देंगे। मैं चुनौती देता हूं, आप तब समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक है। अंशुल जी वो कह रहे हैं कि जनता को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, इसलिए विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जन घोषणा पत्र आपने जनता को साधने के लिए जनता के सामने रख दिया है, लेकिन कैसे करेंगे? आप जानते हैं निगम कैसे काम करता है। राज्य में तो बीजेपी की सरकार है, हर घोषणा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप इसे पूरा? इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन बड़ा हास्यास्पद विषय निकल कर आया आदरणीय रजा साहब के श्रीमुख से। उन्होंने कहा कि हमने 1 साल में 80% वादे पूरे कर दिए। मैं चुनौतीपूर्वक सिर्फ 5 शब्द कहूंगा। उन 5 शब्द को अगर पूरी सरकार ने 13 महीनों की सरकार ने एक बार भी छुआ भी होगा तो आप जो कहेंगे मैं वो हारने तैयार हूं। अरे मान्यवर, आपके यहाँ पर पूरा मंत्री परिषद पूर्ण नहीं हो पाया है। आप कहते हैं कि हमने 80% वादे पूर्ण कर दिए। आपको दीनदयाल कृषि कल्याण योजना के बारे में जानकारी है कि नहीं है? आदरणीय मोदी जी यहाँ आते हैं और कुछ कहकर जाते हैं और आपके यहाँ पर इसको लंबित किया जाता है। आपके घोषणा पत्र में है जो मोदी की गारंटी थी, और उन्होंने यह कहा था कि प्रथम दिवस से लागू होगा, 1 साल में पूर्ण होगा। कितना कर दिखा दिया ये बता दीजिए। आप ये कहते हैं मान्यवर कि आयुष्मान कार्ड के तहत हम 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के नहीं वरन संपूर्ण हिंदुस्तान के साथ इसी प्रकार का कृत्य होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे जब षड्यंत्रकारी नीति बीजेपी की लगती है तो दिल दुखित हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी छत्तीसगढ़ का हाल है कि आज दिनांक में 13 महीनों में 1500 करोड़ रुपया लंबित है। आयुष्मान कार्ड जो है वो हॉस्पिटल में नहीं चल रहा, हॉस्पिटल के डस्टबिन में चल रहा है। थोड़ा सा धरातल पर उतरेंगे अब आप तो जनता जनार्दन की समस्याओं को आप सुलझाने का प्रयास करेंगे। और 1-2 योजना आप कहेंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी, मैं 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो युवाओं को उन्होंने कहा था, सपना दिखाया था और जुमला दिखाया था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, जिस छत्तीसगढ़ की सुंदर स्वर्ण भूमि पर आदरणीय मोदी जी आते हैं और उसमें ये कहते हैं कि आदरणीय साथियों हमारी सरकार बन जाएगी, 1 साल में पंचायत निकाय स्तर पर 1.5 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे और साथ साथ रोजगार उत्पन्न करेंगे हर साल। ये 1 साल हो चुका है, 3 महीने और हो चुके हैं। आप मुझे बता दीजिए कि 1.5 लाख नौकरियों में से कितना सृजन हो गया है? खैर ठीक है, ये आपके 80% वादे हो सकता है कि उसमें होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमसे कहते हैं कि ये घोषणा पत्र है जो धूल झोंकने का काम है, इन्होंने 5 वर्षों में कोई काम कर नहीं दिखाया।
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 54 नए पुरस्कारों को पिछले 5 वर्षों में अगर मोदी जी ने नवाजा था, आप ही के शीर्ष नेतृत्व नेताजी ने नवाजा था, तो वो कौन से कारणों से नवाजा था? आप ये कहते हैं कि हमने 3600 रुपए में धान कुंटल की बात कर जनता जनार्दन को दे दिया। थोड़ा जनता के पास जाके पूछिए मान्यवर, आपने यह कहा था कि पहली मुश्त में रकम देकर आएंगे। मैं आपसे वादे के साथ पूछना चाहता हूं, दावे के साथ पूछना चाहता हूं, कितनी किस्तों में पैसा देकर आप आए हो? तो थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब छत्तीसगढ़ आते हैं और आप कहते हैं कि हम 400 रुपए में, कंप्लीट कर रहा हूं, 400 रुपया में सिलेंडर देंगे। रजा साहब, आपके घर में कितने रुपए का सिलेंडर आ रहा है? देवी जी, आपके घर में कितने रुपए का सिलेंडर आ रहा है? मेरे घर में तो 1200 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। अगर इस प्रकार को वादों करना पूरा करते हैं तो वादा खिलाफी किसे कहते हैं? जनता जनार्दन के ऊपर हम ये बात को छोड़ते हैं। तो धरातल पर आइए, जो हमारा जन घोषणा पत्र है, जो हमने जनता जनार्दन के बीच में बैठकर बताया है, जो हमने जनता जनार्दन के बीच में बैठकर बनाया और जनता के लिए बनाया है, उसमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। आने वाले समय में हमारी सरकार शहर की बनने जा रही है, जो विगत 15 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं आपकी जानकारी के लिए, पिछले 5 वर्षों में नगर निगम रायपुर, इसके पहले नगर निगम रायपुर जो था, आपने प्रश्न किया देवी जी, उसका जवाब है ये। रायपुर जो था वो जिसका बजट था वो माइनस में चलता था। हमने सरप्लस अमाउंट दिखाकर बताया है। यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सरप्लस बजट बताते हैं कि यहाँ पर जो आदरणीय महापौर ने काम किया है पिछले 5 वर्षों में, उसका बजट जो है आज दिनांक में सरप्लस हो गया है, जिसकी जीएसडीपी जो है वो 7.9 थी। तो हमारे हिंदुस्तान की नहीं है। हिंदुस्तान की जीएसडीपी कितनी है मान्यवर, बताइए आप? 5.8 है। और रायपुर शहर की जीएसडीपी जो है वो 7.9 है मान्यवर। तो इसको जो झूठ बोलने का कार्यक्रम जो आपका पुराना परंपरा है, वो कम से कम टीवी डिबेट में बैठकर मत कीजिए। आपके ऑफिस के लिए ये अच्छी बातें हो सकती है। कह रहे हैं ना अंशुल जी, आप दूसरे सवाल पर आइए जल्दी से। वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। ठीक है, आपके तमाम आरोप है, वो कह रहे हैं थोड़ा और वक्त चाहिए, जो वादे अधूरे हैं उन्हें हम पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन आगे अब निकाय चुनाव नजदीक है, नागरिकों के लिए क्या कुछ है आपके पास? जो घोषणाएं आपने कर रखी हैं जनता के लिए, कैसे उतने कम समय में उन्हें आप पूरा करेंगे जब बीजेपी की सरकार है राज्य में? इस पर आप जल्दी से आइए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कल एक आदरणीय मंत्री जी ने ये कहा था कि अगर ये तो विपक्ष में है, उनकी अगर मान लो शहर में सरकार बन जाती है तो इनके पास फंड नहीं रहेगा, ये फंड कहां से लाएंगे? अरे मान्यवर, मतलब आप इसको स्पष्ट करना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि हम फंड कहां से लाएंगे? हम सरकार से लड़कर फंड लाएंगे। इसका मतलब बीजेपी यह सोचती है कि जहां कांग्रेस की सरकार बन जाएगी वहां पर फंड नहीं देंगे क्या शहर में? अरे हमारा जो अधिकार होगा, जो हमारे मद का अधिकार होगा, जो अधोसंरचना मद का अधिकार होगा, जो पौनी पसारी योजना का अधिकार होगा, हम उसको बखूबी लड़ाई कर लेकर आएंगे। जनता जनार्दन के साथ लड़ाई करेंगे और वो अपना जो मद है, जो अधिकार का पैसा है, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम है अपना अधिकार मांगते, इसके तहत हम लेकर आएंगे। ये बीजेपी के नेताओं की ये कम से कम कूप मंडुता बीजेपी के श्रीमुख के नेताओं से आ जा रही है, जो जनता खुद समझ जा रही है। ये बड़ी सुंदर और मनोरम बात है। ये ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव के बाद फिर हम यही देखते रह जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप ही लगते रह जाएंगे और जनता के हाथ में कुछ नहीं आएगा हर बार की तरह? ये जो आप कह रही है ना, ये आपकी सोच लाजमी है, क्योंकि पिछले 12-13 वर्षों में भारतीय राजनीति का यही इतिहास रहा है। ये युवाओं के ऊपर ये सोच आज आन बैठ पड़ी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे, गैस से रोजगार हो जाता है, पकौड़े तलने से रोजगार होता है। ये हास्यास्पद चीजें हैं। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है वो पिछले 12 साल पुराना नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जन्म जन्मांतर का हिंदुस्तान है और हम पारंपरिक भारतीय लोग हैं, जो कहते हैं वो कर दिखाए हैं। उसी का उद्गम का नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी को मिलती है तो वो कांग्रेस के नेताओं को मिलती है। क्यों? क्योंकि हम आंदोलनों से बने हुए लोग हैं, जनता हम पर विश्वास करती है। आपने जो इस प्रकार का प्रश्न किया है जनता की ओर से, ये आपका प्रश्न उठना बड़ा लाजमी है, क्योंकि इस बार पिछले 12 सालों से हमारे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल लगा हुआ है, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। ठीक है, तौकीर रजा जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपसे लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं पूरा करके दिखाएंगे। देखिए, ऐसा है कि आपातकाल की बात कर दी तो चलिए शुरुआत उसी से करते हैं। आपातकाल सबने अघोषित 2 साल तक नंगा नाच नाचती रही आपकी कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी। ये ऐसा आपातकाल था जिसमें निर्दोष पत्रकारों को भी आप जेलों में ठूस दिए थे। ये आप ही के श्रीमुख से निकला हुआ है, उसी से आप समझ सकते हैं कि आपके मुंह से वही निकलेगा जो आपने किया है। बोया बीज बबूल का तो फल कहां से हो, फूल कहां से हो, तो वही वाली बात है। आपने वही जो बोया वही पाया, वही काटा। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार का बीज बोया, आपने विकास का बीज कभी नहीं बोया। नहीं तो आज हमारी आजादी और चाइना की आजादी लगभग एक साथ हम लोग की हुई थी। आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं?
तो आज भी इन 12 वर्षों में हम उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये उपलब्धि है इन 10 वर्षों में। तो ये आप अपने उपलब्धि को मान रहे। रही बात आप एजाज ढेबर की काम की बात करती है, रायपुर में महापौर रहे और बहुत कम, मैं तो चुनौती देता हूं, एजाज ढेबर के नाम से लड़ाई क्यों नहीं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते रायपुर का महापौर का? लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। अभी प्रमोद दुबे जी एक डिबेट में बीच में गए थे, लाइव डिबेट चल रही थी एक चैनल द्वारा, तो उसमें बोल रहे थे कि फला ये करा। जब उससे क्वेश्चन किया गया कि इतना ही है तो एजाज ढेबर के नाम से आप चुनाव लड़के दिखाइए ना। वो जो भ्रष्टाचारी जो आपने देखा कि बुढ़ा तालाब को जो है सौंदर्यीकरण के नाम से आज फाउंटेन जो है करोड़ों का फाउंटेन है, कई बार बदला गया, कई बार उसको फाउंटेन आज भी बंद पड़ा हुआ है। आप जाके देखिए 0 माइल्स जो जयस्तंभ चौक है वहां पर उसका जीर्णोद्धार किया गया, वहां पर भी आज बंद पड़ा हुआ है। जो उसकी एलईडी चार जो एलईडी लगाई गई वो आज भी बंद पड़ी हुई है। अब सौंदर्यीकरण के नाम से डायवर्सन किया गया, तेलीबांधा तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया, आज वहां देखिए क्या स्थिति है। उसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ, उसमें घोटाला हुआ, सब में घोटाला किया। तो आपकी प्रवृत्ति वही साहब, आप कितने भी योजना बना लीजिए लेकिन आपकी प्रवृत्ति यह है कि घोटाला करना। आपने चाहे कोयला घोटाला करा, गोबर घोटाला करा, आपने पीएससी घोटाला कर दिया। आपके सारे अधिकारी भी जा रहे हैं, सिर्फ नेता अंदर नहीं जा रहे हैं, आपके सारे अधिकारी भी अंदर जा रहे हैं। तो ये आपको श्रेय जाता है। आप कितने भी आप घोषणा पत्र बना लीजिए, लेकिन उसके पहले हम जन घोषणाओं की बात कर रहे हैं। फिलहाल घोटाले के आप आरोप लगा रहे हैं, उस पर जांच भी चल रही है और कार्रवाई भी हो रही है। तौकीर रजा जी, कर सकिए, रोकना चाहूंगी आपको। तमाम तरह की घोषणाएं आपने की हैं, 10 निगम है पूरे छत्तीसगढ़ में, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जहां पर अगर सत्ता में आती है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं पर हार भी झेलनी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को, तो इन्हें लागू कैसे किया जाएगा? आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, चाहे महिलाओं की बात कर ले, छात्रों की बात कर लें। जहां पर बीजेपी हारती है वहां पर लागू की जाएंगी, जहां पर माफ कीजिएगा जीतती है वहां पर लागू की जाएगी। अगर हारती है बीजेपी जहां पर, तो वहां पर क्या होगा? जनता क्या मुंह ताकेगी बाकी जनता का? घोषणा पत्र प्रदेश के लिए लागू किया गया है, घोषणा पत्र लागू किया है तो घोषणा के अनुसार हम कार्य करेंगे। अब ये इनसे पूछिए कि जहां पर इनकी अगर ये धोखे से जीत जाते हैं, धोखे से, तो ये क्या कर पाएंगे? इनके पास तो फंड तक की कमी रहेगी। और रही बात, आप फंड की बात कर रहे थे, तो मैं एक बात और बता दूं, हमारे सांसद सुनील सोनी जी जब रहे तो एजाज ढेबर यहाँ के मेयर रहे, 356 योजना में करोड़ों रुपए यहाँ लाके दिए। आप किस मुंह से बात करते हैं? स्मार्ट योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा पैसा स्मार्ट सिटी के तहत उन्होंने लाके दिया, लेकिन स्मार्ट सिटी का बंटर बाट किस प्रकार से हुआ? आप महाराज बंद तालाब में जाके देखिए, जल कुंभी के नाम से, सफाई के नाम से जो है सैकड़ों ट्रक का घोटाला कर दिया उन्होंने सफाई के नाम से। तो ये इस प्रकार से घोटाला करते, ये योजना बनाते हैं उसके पहले घोटाला निकालने की कोशिश करते कि उसमें घोटाला कैसे होगा, उसमें कमाई कैसे होगी, तो ऐसा कैसे विकास होगा बताइए? तो जनता इस चीज को समझ चुकी है। ये आपने विधानसभा में जनता उखाड़ फेंकी, आपको जनता जनार्दन दे, और लोकसभा में आपके जो है लबरे मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकी, जो जाके बड़े शौक से जाके राजनांदगांव की सीट से लड़े थे कि हम तो पूर्व मुख्यमंत्री मैं तो जीत जाऊंगा, लेकिन किस प्रकार से, जबकि ओबीसी बहुत क्षेत्र होने के बाद भी जनता उनको उखाड़ फेंकी। और अभी तीसरा ये जो है तीसरी इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और जनता भी यहाँ पे भी इसको इसलिए उखाड़ फेंकी, और हम बाकायदा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। जो हमारा विजन 2047 है, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। हमारा साफ सुथरा जो है टारगेट है, साफ सुथरी बात है कि हम जो है विकास पे मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और विकास की बात करते हैं और विकास करते हैं, विकास की गाथा गढ़ते हैं, भ्रष्टाचार की गाथा नहीं करते। जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर जा रहे हैं, आपके नेता, अभी आपके कवासी लखमा जैसे नेता अंदर है, मंत्री, उसके साथ साथ अधिकारी अंदर है, तो आपका सूर्यकांत जो तिवारी जैसा नेता अंदर है। तो ये किस प्रकार से बताता है कि आपके नेता के साथ साथ आपके आईएएस अधिकारी भी अंदर, जो आप लोगों ने उसको बढ़ाया चढ़ाया और उसे पोषित किया। तो ये भ्रष्टाचार की जड़ को जो है अब हम खत्म करने जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बिल्कुल साफ सुथरी नीति कर रही है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है, और भ्रष्टाचार को हम किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं देंगे। तो आपने बढ़ाया था, हमने उसे काट के खत्म करने के लिए जो हमने वादा किया था कर दिया। पीएससी घोटाला हुआ था, आपने बोला, आपके मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुला आम चैनलों में बोला कोई घोटाला नहीं हुआ है, मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, आज वो सामने से आ गया, और आज जो है आज जेलों में अंदर में टूसे पड़े हैं उसके चेयरमैन और उसके जो बाकी अधिकारी। तो ये सब बताता है कि सिर्फ आप जो है टारगेट है आपका, सिर्फ आप भ्रष्टाचार के लिए आप सत्ता में आते हैं और भ्रष्टाचार करके फिर से अपने आप को बताते हैं कि हम तो दूध के धुले हुए हैं। तो ये नहीं चलने वाला, जनता जानती है। जनता अंशुल जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं हर बार की तरह, इसका जवाब भी दीजिएगा। और इसके साथ ही बीजेपी के राह पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से महतारी वंदन योजना लाई गई थी विधानसभा चुनाव में, महिलाओं को फोकस में रखा गया था। इस बार का जो निकाय चुनाव का घोषणा पत्र आया है बीजेपी का, उसमें भी इसी की छाप दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है, उसी राह पर आप भी?
मैं कंपटीशन के एग्जाम में अकेला बैठा था और 100 में से 100 नंबर मेरे आ गए। बीजेपी की ये हालत है। इन्होंने अभी भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप हमारे ऊपर लगाए। इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो और आपके कितने सारे अधिकारी अंदर हैं, कितने सारे मंत्री अंदर हैं, मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं मान्यवर। मैंने इसी बात को तो अघोषित आपातकाल कहा था। अगर आपको ये पता करना है कि वो अधिकारी क्यों अंदर है, सच्चाई अगर आपको जानना है, वो नेता क्यों अंदर है, तो आप एक काम करिए, आप अपने गूगल में जाइए और PMLA कानून इसको पढ़ लीजिए, आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। ये PMLA कानून जो था वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे संसद में बैठकर रातों रात बनाया था, जिसमें विपक्ष का ना समर्थन था ना विरोध था, क्योंकि विपक्ष को पता ही नहीं था। संपूर्ण विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, अकेले कांग्रेस के विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम में आपको पूरा जवाब मिल गया होगा। इन्होंने ये बार बार एक चीज और कह रहे हैं, इनके मंत्री ने भी वही बात अपनाई है, आदरणीय रजा साहब ने भी यही बात अपनाई है कि जहां कांग्रेस की सरकार धोखे से भी अगर बन जाती है तो इनके पास फंड की कमी रहेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप निकाय प्रमुख के ऊपर यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी आप सोच को दर्शा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी की सोच को दर्शा रहे हैं, अरुण साहू जी की सोच को दर्शा रहे हैं कि जहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां पे आप कांग्रेस के लिए कहां परेशान करेंगे, फंड के लिए परेशान करेंगे। तो ये आप खुद बता रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद करता हूं, क्योंकि आप जैसे नेता इस हिंदुस्तान में बड़े कम होते हैं जो लाइव टेलीविजन पर बैठ के बीजेपी के काले कर्मों का वखान इतने सुंदर और मनोरम तरीके से कर दें कि जनता जनार्दन को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए रजा साहब, आपके इस वक्तव्य के लिए मेरा सम्मान है। जहां कांग्रेस की सरकार रहेगी वहां हम आपका हाथ पकड़कर साथ में लेकर चलेंगे और जनता के जो अधिकार का पैसा है निकाय अध्यक्ष, निकाय प्रमुख और एवं निकाय मंत्री के साथ समक्ष लड़कर आंदोलन कर उनका पैसा लेकर आएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि निकाय प्रमुख और निकाय के जो मंत्री हैं वो इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं। आपने एक भ्रष्टाचार की बात और करी, तो उस भ्रष्टाचार के लिए मैं आपको बता देता हूं। आदरणीय एक मंत्री जी हैं, उनका नाम ओपन नहीं करूंगा, उन्होंने यह कहा था कि रात को 16.5 लाख रुपए लेकर आइए और छत्तीसगढ़ शासन की जो सरकारी जमीन है उसको लेकर चले जाइए। इसे भ्रष्टाचार कहेंगे कि ये कोई योजना है, कि ये जनताओं के लिए योजना है, कि तारिक रजा जैसे साहब के लिए योजना है, कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए योजना है, ये क्या है? इसके ऊपर कब जांच हो जाएगी? चलिए, आपने भ्रष्टाचार की बात और कर ली, तो आदरणीय जो आज हमारे यहाँ पर सांसद बने बैठे हुए हैं रायपुर शहर राजधानी से, उनके ऊपर एक बड़ी लंबित कार्यवाही चल रही थी 700 एकड़ जमीन के गबन का। उसकी कार्यवाही का क्या हो गया? मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, आप तो चाइना से लेकर रायपुर तक आ गए, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। उसकी कार्यवाही का क्या हुआ? आदरणीय रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर 6 जांचें चल रही थी, एक भी जांच का रिजल्ट आज दिनांक में नहीं आया। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय प्रवक्ता जी हैं तो यह सीना ठोक कर ये कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो बात ये होती है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा है। और ये जो बात तलक तक आपने निकाली है वो लंबी दूर तक जाने वाली है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता जनार्दन का विश्वास जो है, वो पारंपरिक विश्वास जो है, वो कांग्रेस पर था। इन्होंने एक तर्क दिया कि विधानसभा चुनाव में हम जीत गए, इसका मतलब है कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव में हम जीत गए, इसका मतलब है कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। चलिए आप ही के तर्क को लेते हैं। पिछले 15 वर्षों में शहर की सरकार में हम काबिज हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया शहर की सरकार के लिए। और अगर कांग्रेस की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में अच्छा काम किया है तो आप इस बात के ऊपर कैसे इंगित ऐसा कैसा आरोप लगा सकते हैं कि हमने अच्छा काम नहीं किया? क्योंकि सरकार तो पिछले 15 वर्षों से हमारी है, जिसमें से 10 वर्ष बीजेपी के थे मान्यवर। ऐसे ही जैसे 15 वर्षों से हमारी है, आने वाले 5 वर्षों तक हमारी रहेगी। हाँ, बिल्कुल, आपके 15 साल या फिर जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके वादे हैं, ये काम करते हैं जनता के लिए, जनता किसके साथ जाती है ये अब ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, निकाय चुनाव काफी नजदीक है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। अटल विश्वास पत्र और जन घोषणा पत्र दोनों ही जनता के सामने अब आ गए हैं। अब जनता को तय करना है कि जनता किसके वादे पर जाती है और किस पर मुहर लगाती है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।